मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास, मोता महाविद्यालय राजगढ़। आज आपके सामने इस वीडियो में हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास विषय के विद्यार्थियों के लिए जो प्रथम पेपर है प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसका सिलेबस जो है वो पूर्ण सिलेबस, प्रथम पेपर जिसका नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास का पूरा जो सिलेबस है वो 5 इकाइयों में बटा हुआ है। प्रथम जो इकाई है, उस प्रथम इकाई का जो सर्वप्रथम टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत। आज हम इस वीडियो में है वो इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय रहेगा प्राचीन भारतीय जो इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं और इन स्रोतों को है वो कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, तो सबसे पहले तो हमको पढ़ना है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में सबसे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि इतिहास को हम मोटे तौर पर जो ग्रेजुएशन में हो वो 3 भागों में, जो भारत का इतिहास है उसको हम 3 भागों में मोटे तौर पर पढ़ते हैं, जो सिलेबस है। प्राचीन भारत यानी भारत का प्राचीन काल से लेकर, यानी कि कह सकते हैं कि जब से मानव सभ्यता विकसित हुई तब से लेकर और जो 11वीं शताब्दी या कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी जो है उस तक का, यानी कह सकते हैं कि 1191 तक, मोटे तौर पर ऐसा मानिए कि मानव सभ्यता के विकास से लेकर 1191 ईस्वी तक का, या कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है वो हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। मध्यकाल, जिसमें हम लगभग 12वीं शताब्दी के 13वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर 1740 यानी 18वीं शताब्दी के मध्य तक का इतिहास पढ़ते हैं मध्यकाल में, और 1740 से लेकर 1947 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। दूसरा शब्द आता है स्रोत। प्राचीन भारत से आप मतलब समझ गए होंगे कि मानव सभ्यता के विकास से लेकर 1192 ईस्वी कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है, उस इतिहास की जानकारी हमें कौन कौन सी वस्तुओं से प्राप्त होती है, वही वस्तुएं एक प्रकार से इतिहास के स्रोत कहलाती हैं। यानी प्राचीन काल में अतीत में जो घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं के बारे में हमें जानकारी, वर्तमान में जानकारी किन स्रोतों से, किन मूल स्रोतों से प्राप्त होती है, उन्हीं मूल स्रोतों को हम एक प्रकार से इतिहास के स्रोत कहते हैं। यानी प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें अनेक वस्तुओं से, या कह सकते हैं कि अनेक प्रकार की वस्तुओं से जानकारी प्राप्त होती है, और इन सभी वस्तुओं को हमने मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। प्रथम श्रेणी जो है पुरातात्विक स्रोत, दूसरी जो श्रेणी है साहित्यिक स्रोत, और तीसरी जो श्रेणी है विदेशी यात्रियों के लिए। पुरातात्विक स्रोत से मेरा तात्पर्य है कि पुरा महत्व की, यानी प्राचीन महत्व की वे वस्तुएं जो हमें भू उत्खनन से, यानी कहीं पर भी भूमि की खुदाई करने से या किसी भग्नावशेष की खुदाई करने से प्राप्त होती है, और उस वस्तु से हमें प्राचीन काल की किसी घटना विशेष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो वो वस्तु एक प्रकार से पुरातात्विक सामग्री कहलाती है। यानी पूरा महत्व की वस्तु जिससे हमें उस समय विशेष की जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत है वो, या पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से सिक्के हैं, अभिलेख हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्मारक हैं, खंडहर हैं, कहीं से खुदाई में जो स्मारक, भग्नावशेष आदि जो प्राप्त होते हैं, मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, मृत भांड प्राप्त होते हैं, सिक्के प्राप्त होते हैं, ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं, अभिलेख प्राप्त होते हैं। ये समस्त वस्तुएं जिनसे हमें उस काल विशेष की, उस प्राचीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, यानी पूरा महत्व की वस्तु। जब हम प्राचीन भारत के विषय में अध्ययन करते हैं तो वहाँ चूँकि प्राचीन काल में लिपि का विकास नहीं हुआ था, ऐसी स्थिति में साहित्यिक स्रोतों की तुलना में इन पुरातात्विक वस्तुओं को अधिक महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और प्रमाणिक माना जाता है। यानी इन पुरातात्विक वस्तुओं को जो साहित्यिक, यानी जो लिखा हुआ साहित्य मिला है, जो विदेशी यात्रियों के विवरण, जो अन्य 2 श्रेणियाँ हैं,
उनकी तुलना में इन पुरातात्विक स्रोतों को अधिक महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और प्रमाणिक माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि प्राचीन भारत में ऐसा जब लिपि का विकास नहीं हुआ था, और जब लिपि का विकास हो गया तो उस लिपि जो हमें सर्वप्रथम जो लिपि प्राप्त होती है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो सिंधु लिपि है, उस लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं सके। फिर उसके बाद लिपि का विकास हो जाने के बाद भी लंबे समय तक हमें उस लिपि से संबंधित जो साहित्यिक स्रोत हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत अति अल्प मात्रा में हमें साहित्यिक स्रोत प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि पुरातात्विक जो स्रोत हैं प्राचीन भारत के संदर्भ में, यानी जहाँ हम प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों में देखते हैं तो वहाँ सर्वाधिक प्रमाणिक इन साहित्यिक स्रोतों की तुलना में प्रमाणिक पुरातात्विक स्रोतों को अधिक प्रमाणिक मानते हैं। इसके 3 कारण भी हैं। क्योंकि साहित्यिक स्रोतों में जहाँ विरोधाभासी विवरण मिलता है, वहीं पुरातात्विक स्रोत है वो एक प्रकार से विरोधाभासी वर्णन नहीं करते। जैसे कोई सिक्का है, उस सिक्के के ऊपर अगर वो अकबर के समय वो सिक्का ढाला गया तो उसके ऊपर अकबर की आकृति और उसकी नाम, पद आदि अंकित मिलेंगे। क्या उस सिक्के को परिवर्तित किया जा सकता है? उसे नष्ट किया जा सकता है? उस सिक्के को पिघलाकर नष्ट किया जा सकता है, दोबारा डाला जा सकता है, लेकिन उस सिक्के को ज्यों का त्यों अब जहांगीर का सिक्का नहीं बनाया जा सकता। यानी पुरातात्विक वस्तुएं इसलिए प्रमाणिक मानी जाती हैं कि वो नष्ट हो सकती हैं किंतु परिवर्तित नहीं हो सकती। दूसरा इसकी जो विशेषता है वो ये है कि ये समसामयिक होती है। यानी अकबर का जो सिक्का है उससे हमें अकबर कालीन इतिहास की ही जानकारी प्राप्त होगी, न कि जहांगीर का। यानी ये जिस काल विशेष से संबंधित होते हैं उसी काल विशेष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा ये कि ये वस्तुपरक होते हैं, यानी बहुत ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। इनमें धारा प्रवाह और लंबा चौड़ा विवरण नहीं लिखा जाता। इन पर अति अल्प यानी संक्षिप्त, जैसे किसी पत्थर पर लिखना आसान नहीं होता। अभिलेख जो लिखे जाते हैं पत्थर या मूर्ति या शिला या मूर्ति पर लिखे जाते हैं, तो उनके ऊपर जो उत्कीर्ण किया जाता है उसमें बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वहाँ व्यर्थ की बातें नहीं लिखी जाती, अति अल्प शब्दों में ही लिखने का प्रयास किया जाता है। ये 3 कारणों के आधार पर ही पुरातात्विक स्रोतों को अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं उन स्रोतों को हम मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत है वो मुख्य रूप से सिक्के हैं, अभिलेख हैं, स्मारक हैं, विभिन्न भग्नावशेष हैं, मृदभंड हैं, ताम्रपत्र हैं, जो अन्य वे समस्त वस्तुएं जो हमें भू उत्खनन से या कहीं खुदाई से प्राप्त होती हैं और जो प्राचीन काल से संबंधित हैं, वो वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, यानी वो वे ग्रंथ जिनसे हमें प्राचीन काल से संबंधित इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, यानी लिखित ग्रंथ। जब भाषा का विकास हो गया और एक प्रकार से भाषा और लिपि का विकास होने के बाद लिपि का विकास होने के बाद जब इतिहास से संबंधित लिखित स्रोत हमें प्राप्त होने लगे, उन ग्रंथों को साहित्यिक स्रोतों में रखा जाता है। तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण। हम देखते हैं कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात है वो विदेशी यात्रियों ने भी भारत में भ्रमण किया और इस प्रकार का विवरण हमें उनके ग्रंथों से प्राप्त होता है, जिसमें सर्वप्रथम हेरोडोटस का ग्रंथ जो है हिस्टोरिका। हेरोडोटस जिसे विश्व इतिहास का जनक भी कहा जाता है, उसका ग्रंथ है हिस्टोरिका। उस हिस्टोरिका से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उसने लगभग 250 से अधिक देशों की यात्रा की। यद्यपि ये बात अलग है कि वर्तमान में 250 देश नहीं है पूरे विश्व में, और उन्हीं में से एक देश उसने भारत का भी उल्लेख किया है कि उसने सिंधु के तटवर्ती क्षेत्रों का है एक प्रकार से भ्रमण किया था। उसने इस ग्रंथ में यानी हिस्टोरिका में उसने पश्चिमी भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो रहने वाली जो जातियाँ थी उनका उल्लेख उसने अपने इस ग्रंथ में किया है। तो ये जो 3 श्रेणियाँ हैं
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के संबंध में ये 3 श्रेणियाँ आपको ध्यान रखनी है। पुरातात्विक स्रोत यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के 3 स्रोत हैं, जो स्रोत हैं उनको हम 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों की विवरण। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर चर्चा करेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में मैंने आपको ये भी बताया है कि पुरातात्विक स्रोत है वो शेष 2 जो स्रोत हैं, साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के विवरण, उनकी तुलना में अधिक महत्वपूर्ण, विश्वसनीय और प्रमाणिक माने जाते हैं। उसके 3 कारण बताए। पहला कारण बताया कि ये समसामयिक होते हैं। दूसरा कारण बताया कि ये वस्तुपरक होते हैं। तीसरा बताया था कि ये नष्ट हो सकते हैं किंतु परिवर्तित नहीं हो सकते। और ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं इसमें कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं ये मैंने बताया। सिक्के हैं, अभिलेख हैं, ताम्रपत्र हैं, स्मारक हैं, मूर्तियाँ हैं, मृद भांड है, विभिन्न प्रकार के औजार उपकरण जो है वो सारे पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों में भी हम क्रमशः वो एक एक को लेकर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सिक्कों के बारे में, यानी हमें प्राचीन भारत से संबंधित कौन कौन से सिक्के मिले, उन सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है और उन सिक्कों से वो सिक्के किस प्रकार से प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने में एक प्रकार से वो महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों में हम सिक्कों के ऊपर ही अध्ययन करेंगे। सिक्कों से जो संबंधित अध्ययन है, सिक्कों से संबंधित अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स, जिसे हिंदी में हम कह सकते हैं मुद्रा शास्त्र कहते हैं। यानी जब सिक्क वैज्ञानिक या जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो किसी प्राचीन जो सिक्के प्राप्त होते हैं उन सिक्कों के बारे में जो जानकारी जुटाने के लिए उस पर जो गहन शोध और जो अध्ययन करते हैं उसको, उस विषय को हम मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि सिक्कों से संबंधित अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि भारत में जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं वो कौन से उपलब्ध हुए हैं। तो इसके बारे में हम जब देखते हैं कि भारत में जो सबसे प्राचीनतम विकसित जो सभ्यता है, जब हम भारत का इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि भारत की जो प्राचीनतम जो विकसित संस्कृति और सभ्यता थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, जो कि पुरातत्व विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार उसका सर्वाधिक प्रमाणिक नाम ही हड़प्पा सभ्यता है। तो हमारी जो सबसे प्राचीनतम जो विकसित संस्कृति है वो हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। क्या उस हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सिक्के हमें उत्खनन में प्राप्त हुए? हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्योंकि जब मानव बंदरों की तरह एक प्रकार से वनमानुष्य की बात है, वो जब जंगलों में रहता था तब उसमें प्रारंभ में भाषा लिपि का ही विकास नहीं हुआ तो सिक्कों का विकास कहाँ से? तो सर्वप्रथम जो विकसित सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं। बड़े बड़े सभा भवनों के, भंडार गृहों के एक जो विकसित सभ्यता है पूर्ण रूप से जो पूरी नगरीय सभ्यता थी उसके अवशेष हमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं। परंतु उस सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सिक्कों के प्रमाण हमें अभी तक नहीं मिले। अभी तक लगभग 1500 सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बड़े बड़े नगर खोजे जा चुके हैं, लेकिन उन नगरों पर में कहीं पर भी उत्खनन में धातु या किसी मिट्टी या किसी अन्य पदार्थ से निर्मित सिक्के के अवशेष नहीं मिले। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित सिक्कों के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता अस्तित्व में वो थी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो अधिकांश इतिहास है वो वेदों के आधार पर ही लिखा गया। वैदिक सभ्यता से संबंधित जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो लगभग न के बराबर प्राप्त होते हैं, क्योंकि वैदिक संस्कृति जो थी वो एक ग्रामीण संस्कृति थी। उस संस्कृति से संबंधित न तो भग्नावशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए, केवल मृत भांडों के साक्ष्य अवश्य वो प्राप्त हुए हैं, बाकी किसी भी प्रकार के पुरातात्विक स्रोत हमें प्राप्त नहीं होते। उस संस्कृति के बारे में जो अधिकांश जानकारी है वो केवल और केवल ऐसा कह सकते हैं वेदों से ही प्राप्त होती है। तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति से संबंधित सिक्कों के अवशेष भी हमें प्राप्त नहीं हुए, लेकिन
वेदों में कुछ ऐसे नाम उल्लेखित मिलते हैं जिनकी पहचान है वो सिक्कों के रूप में की गई। ये नाम है निष्क, शतमान और हिरण्यपिंड। जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ये जो निष्क, शतमान और हिरण्यपिंड है वास्तव में सिक्कों के ही एक प्रकार थे। निष्क, शतमान, हिरण्यपिंड ये एक प्रकार से सोने के उस समय प्रचलित सिक्के थे, लेकिन उनके हमें वास्तविक जो स्रोत है वो एक प्रकार से जो सिक्के हैं वो हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं होते। तो फिर हमारे सामने अगला प्रश्न होता है कि भाई वैदिक काल में भी सिक्के नहीं मिले, सिंधु घाटी सभ्यता में भी सिक्के नहीं मिले, तो भारत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? भारत के प्राचीनतम सिक्के जो हैं वो सबसे पहले के सिक्के वो कौन से हैं? तो भारत के जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं वो हमें 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने प्रारंभ हुए। इन सिक्कों को पंचमार्क या आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है। पंचमार्क या आहत भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के माने जाते हैं। अब ये जो नाम है पंचमार्क, पंच यानी कि एक प्रकार से ठप्पा मारना, मार्क यानी ठप्पा मारकर एक प्रकार से दबाव देकर सिक्के के ऊपर जो आकृति उत्कीर्ण की जाती थी, यानी ये जो सिक्के हैं इसी प्रकार से डाले गए थे कि इनके ऊपर वो जोर से ठप्पा मारकर कोई आकृति उत्कीर्ण की जाती थी। और उनकी इन सिक्कों की इस प्रकार की बनावट विधि के कारण ही जेम्स प्रिंसेप जो कि एक अंग्रेज पुरातत्ववेत्ता था, उसने 1835 में इन सिक्कों को पंचमार्क नाम दिया, जिन्हें हम हिंदी में आहत सिक्कों के नाम से जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारत के जो सबसे प्राचीनतम सिक्के हैं वो पंचमार्क या आहत सिक्के माने जाते हैं। इन सिक्कों में मुख्य रूप से चांदी धातु का प्रयोग किया गया है और अंशतः यानी बहुत ही कम मात्रा में तांबे का प्रयोग किया गया है, यानी मुख्यतः चांदी और अंशतः है वो तांबे का प्रयोग किया गया। ये जो पंचमार्क सिक्के मिले हैं, ये पंचमार्क सिक्के जो हमें विभिन्न राजस्थान के विभिन्न और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं, इनके ऊपर कोई एक प्रकार से लिपि का साक्ष्य नहीं मिलता। इनके ऊपर केवल कुछ चिन्ह मिलते हैं, यानी इन पंचमार्क सिक्कों पर कहीं पर भी लिपि का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता, यानी कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता, केवल इनके ऊपर कुछ चिन्ह बने हुए हैं। इन चिन्हों में है वो मछली का चिन्ह है, पेड़ का चिन्ह है, चंद्रमा या सूर्य का चिन्ह, केवल इस प्रकार के चिन्ह कुछ मिलते हैं। राजस्थान में ये जो पंचमार्क सिक्के हैं मुख्य रूप से जयपुर है, सीकर है, चित्तौड़ है, झालावाड़ है, इन स्थानों से है वो ये पंचमार्क सिक्के मिले। फिर अगला प्रश्न ये उठता है कि भाई भारत में सबसे पहले लेख वाले सिक्के किसने प्रचलित किए? तो इन विषयों पर हम वो इस टॉपिक पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।